अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने वाले हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। पता नहीं क्यों ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, लेकिन एक्चुअली में है नहीं। डायबिटिक रेटिनोपैथी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना आप, ताकि आपको आगे पढ़ने में और सुनने में ज़रा आसानी रहे। यानी रेटिना और पैथी यानी ख़राबी, रेटिना ख़राब हो गया है और डायबिटीज़ उसकी वजह है। ठीक है, ये नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। ठीक है, इसके अंदर एक्जिडेट्स वगैरह बनते हैं। अब होता ये है कि जो हमारी रेटिना है ना, ये इनर मोस्ट लेयर है हमारी आईबॉल की। ठीक है, ये कॉर्निया और ये रेटिना, ठीक है, पीछे एंटीरियर चैम्बर को तो आप अलग कर दो ना। ठीक है, कि ये हमारे पास ये आगे एंटीरियर चैम्बर है, मैं भी पोस्टीरियर चैम्बर की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्क्लेरा, स्क्लेरा के अंदर क्रोइड है। ठीक है, ये स्क्लेरा है, उसके अंदर क्रोइड है, उसकी इनर मोस्ट लेयर रेटिना है। ठीक है, अब ये रेटिना के अंदर जो है ना, और ये यहाँ पे सारा विट्रस भरा हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है ना, वो सारा जो हमारे पास जो है वो एंटीरियर चैम्बर है। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे आइरिस और ठीक है होगा, लेंस होगा, लेंस के आगे आइरिस होगा, और फिर ये यहाँ पर एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, तो ये हमारे पास तो एनेटमी थी ना। अब मसला जो है ना वो पहले यहाँ पर आता है। होता है क्या है कि या तो आपके पास दो वजह हो सकती है, कि या तो हाइपर टेंशन है आपके पास। ठीक है, कि हाइपर टेंशन है और ब्लड वेसल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है और ब्लड वेसल फट गई और हेमरेज हो गया। ठीक है, और ये जो विट्रस है इसके अंदर हेमरेज हो गया। अब क्या होगा कि हमें ठीक से नज़र नहीं आएगा। ठीक है, आप सामने देख रहे हो, आपको ये जो चीज़ है आपका व्यू क्लियर नज़र आ रहा है। जब विट्रस वो जो प्लेन है आपका वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, उसके अंदर ब्लड जमा हो जाएगा। तो उतने से एरिया में जहाँ पे आपका ब्लड जमा हो गया ना, ठीक है, आपको ये जैसे वो यहाँ पर देख रहा है, ठीक है, कि ये एक दरख्त है। ठीक है, तो जिस एरिया में यहाँ पे ब्लड जमा हो गया उसे दरख्त पे काला धब्बा नज़र आता है। ठीक है, तो मतलब इस तरह से वो विजन आपकी इम्पेयर होती है। ये तो हो गया हाइपरटेंशन। इसी तरह से क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, ठीक है, कि उसका ग्लूकोज लेवल बड़ा ज़्यादा है, उसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारी जो वेजल्स हैं वो ख़राब होती हैं। तो एट द एंड रेटिना को भी हम ख़राब करें तो हम ये सारी डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरह से रेटिना ख़राब होता है, विट्रस के अंदर क्या मसाइल आते हैं और डायबिटिक रेटिनोपैथी कैसे होती है। इंट्रोडक्शन या WHO की जो भी डेफिनेशन है, इंसिडेंस ये मैटर नहीं करता। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? एक तो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ क्या है, कितने सालों से डायबिटीज़ है, वो अनकंट्रोल्ड है, बीपी उसका ज़्यादा रहता है, अगर मोस्टली शुगर भी होती है मरीज़ों को और साथ में ना बीपी का मसला भी होता है, ओबेसिटी। अच्छा, ये तीनों चीज़ें इकट्ठे ही होती हैं। अब देखें, वो पेशेंट मोटा होगा, ब्लड शुगर का मसला होगा 10 साल उनसे, और हाइपरटेंशन का मसला होगा, मतलब ये तीनों चीज़ें इकट्ठे भी आपको देखने को मिलती है। प्रेगनेंसी, ठीक है, ये एक, और नेफ्रोपैथी और हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया आपको पता है कि जो लिपिड्स हैं, ये आपके पास क्या है कि आपके जो माइक्रोवेजल्स है उसके अंदर लिपिड जमा होते रहते हैं, और ये भी आपकी माइक्रोवास्कुलर पैथीज जो है ना वो करवाते हैं। अच्छा, और इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर तो पेशेंट स्मोकिंग करता है, ठीक है, या एनीमिया जो है ना वो पेशेंट को है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये रिस्क फैक्टर्स है इसकी। पैथोजेनेसिस क्या है कि बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि ये हमारे पास ना रेटिना है। ठीक है, रेटिना के अंदर ना वेजल्स हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब ये जो वेजल्स है ना, दो तरीके हो सकते हैं। या तो ये जो वेजल आपके पास माइक्रोवास्कुलर कैपिलरी, ठीक है, इसका क्या हो गया है कि ये लीक करने लग गई है। ठीक है, वेजल क्या हो गई है, लीक करने लग गई है, उसका ब्लड बाहर को निकल के आने लग गया है, और जो आपका ट्रांसपेरेंट फील्ड ऑफ व्यू था वो ख़राब हो गया है। ठीक है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि आपके पास जो वेजल है ना वो ओक्लूड हो गई हैं, यानी कि वो जो रास्ता है वो बंद हो गया है। ठीक है, वो बंद हो गया है, अब आगे कुछ जा नहीं सकता ब्लड, और वहाँ पे जो रेटिना का एरिया उसका इस्कीमिया होना शुरू हो जाएगा, वो मर जाएगा, डेड हो जाएगा, उसे ब्लड नहीं मिलेगा, उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसको चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये दो चीज़ें जो है ना थ्योरीज हम पैथोजेनेसिस में देखते हैं। तो बेसिकली है कि यार डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है ये एक्चुअली में क्या है, एक माइक्रो एंजियोपैथी है। माइक्रो यानी छोटी, एंजियो वेजल्स, पैथी खराबी, छोटी छोटी वेजल्स ख़राब हो जाती हैं। छोटी छोटी वेजल्स के प्री कैपिलरी आर्टीरियोल्स हो सकते हैं, कैपिलरीज हो सकती हैं, वेन्यूल्स हो सकती हैं। ये क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया है। ठीक है, ग्लूकोज का लेवल उसके अंदर क्रोनिकली बहुत देर से बहुत ज़्यादा है, ना वो पेशेंट मेडिसिन लेता है, ना वो खुद को अपना कोई ख्याल रखता है, ना उसका जो लाइफस्टाइल है वो भी बड़ा सेडेंटरी है। तो अब क्या होगा कि अब उसके आई पर ये इफेक्ट आएगा कि जहाँ पे बॉडी के अंदर हर जगह पे उसकी वेजल्स ख़राब होने लगी है, वहाँ पे आई के अंदर भी माइक्रो एंजियोपैथी होगी। अब जब ये आई के अंदर वेजल्स ख़राब होंगी, जो छोटी छोटी वेजल्स कौन कौन सी हो सकती हैं, प्री कैपिलरी आर्टीरियोल्स हो सकती हैं, कैपिलरी हो सकती है, वेन्यूल्स हो सकती हैं। किस तरह से ख़राब हो सकती है कि माइक्रोवास्कुलर कैपिलरी लीकेज हो। एक तो ये कि या तो आपके जो स्मॉल वेजल में से एक कैपिलरीज जो है वो लीक करने लग जाए। अब जो हमारी कैपिलरीज होती है ना, इसके बाहर बैठे हुए होते हैं पैरासाइट्स, ठीक है, जो इसकी हिफाजत कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो पैरासाइट्स है ना ये क्या करते हैं, ये हमारी जो कैपिलरीज है ना उनकी हिफाजत करते हैं। ठीक है,
ये पेरिसाइट्स। अब ऐसा होता है कि जो हमारे पास माइक्रोवास्कुलर एंजियोपैथी है ना, कि ग्लूकोज बड़ा ज़्यादा है, उसके अंदर हमारी जो ब्लड वेजल्स है ना वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। अब पेशेंट कंट्रोल नहीं करता, उसकी शुगर है बड़ी ज़्यादा, और वो क्या करता है कि जी इंसुलिन और बाकी मेडिसिन से दूर की बात है, मिठाइयाँ बड़ी दरेक खाता है। अब होगा क्या है कि जो उसकी ये पैरासाइट्स है ना, ये लॉस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब ये लॉस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर सारे पैरासाइट्स है, तो क्या होंगे कि जो आपकी ब्लड वेसल है वीक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या होगा कि कैपिलरी जो है वो इसके अंदर लीक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हेमरेज जो है वो आपका हो जाएगा, तो ब्लड निकल के बाहर को आएगा। तो ये चीज़ हो सकती है कि लॉस ऑफ पैरासाइट्स हो जाए, जिसकी वजह से माइक्रो एन्यूरिज्म हो। ठीक है, पहले तो ये मतलब ये है ना कि पैरासाइट्स आपके लॉस हो गए, फिर वो वेजल फूल जाती है, एन्यूरिज्म बन जाते हैं। जब एन्यूरिज्म बन जाते हैं, वो वॉल जो है ना वो कमज़ोर होती रहती है। ठीक है, इसकी यहाँ पे कोई मजबूती नहीं रही है, फूल गई है, कमज़ोर होती रहती है, तो ये रप्चर कर जाती है। तो ये एक तो कहते हैं कि एक थ्योरी तो ये है कि जी माइक्रोवास्कुलर आपकी लीक हो गई है। ठीक है, अब लीक होने की वजह से क्या होगा कि रेटिना जो है ना, ज़ाहिर है जो भी चीज़ बाहर आती है तो क्या हो जाता है, अंदर से ये प्रोटीन्स और ये पानी और ये सारी चीज़ें अगर बाहर आएंगी तो क्या क्या होगा। अगर तो हमारे पास ये पानी शानी बाहर आता है तो क्या हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा। अगर प्रोटीन बाहर आती है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सुडेट है। ठीक है, दो तरह के होते हैं ना फ्लूइड, ट्रांसुडेट और एक्सुडेट। ट्रांसुडेट में प्रोटीन नहीं होती, एक्सुडेट में होती है। तो हमारे पास इसके अंदर प्रोटीन और ये जो मैक्रोफेजेस भी बाहर निकल के आते हैं, तो हम कहते हैं एक्सुडेट है। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि हमारे पास जो ब्लड बाहर को आ रहा है, ठीक है, एक तो एडीमा में तो पानी शानी का मसला हो गया ना, और एक्सुडेट में प्रोटीन का मसला हो गया, और तीसरी चीज़ जो बाहर निकल के आती है ना वो क्या होती है, वो होता है कि ब्लड बाहर निकलता है। ठीक है, तो आरबीसी बाहर आते हैं। आरबीसी जब बाहर आते हैं तो हम कहते हैं कि हेमरेज होगी। तो तीन चीज़ें होंगी, रेटिना का एडीमा होगा, एक्सुडेट होगा, रेटिना हेमरेज हो जाएगा। उसके अलावा ना दूसरी थ्योरी जो है ना वो ये कहती है कि माइक्रो वेजल जो है ना उसकी ऑक्लूजन हो गई है। ठीक है, एक तो ये था ना कि लीक हो गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया था, लीक हो गई थी। और दूसरी चीज़ ये है कि वो कहते हैं कि अच्छा मसला लीकेज का नहीं है, मसला ऑक्लूजन का है। कि क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेजल होती है ना उसके अंदर प्लेटलेट्स जमा हो जाते हैं, और वो एक जगह पे जमा हो के ना ब्लड वेजल को ना ऑक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्लूजन के बड़े और कॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन जब ये ऑक्लूड हो जाती है तो क्या होगा कि ब्लड इधर पीछे से तो आएगा, आगे नहीं जाएगा। जब ब्लड आगे को नहीं जाएगा तो जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचेगा उसका क्या हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा, वो इशू डेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेटिना के अंदर ना छोटे छोटे से इस्कीमी मतलब कि जो हेमरेज जो है वो बन जाता है, इस्कीमिक स्पॉट्स बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ऑन द स्पॉट चल रही हैं। अब ऑक्लूजन क्या क्या हो सकती है, किस किस वजह से हो सकती है, या कि तो जो कैपिलरी की बेसमेंट में ब्रेन है वो थिक है। ठीक है, कैपिलरी के जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो डैमेज हो गए हैं, या जो उसके अंदर जो प्लेटलेट्स हैं वो बड़े ज़्यादा हैं, या जो क्लॉट को तोड़ने वाली चीज़ें थी, फिब्रिनोलिटिक। ठीक है, जो सिस्टम था, एक तो ये है ना कि प्लेटलेट ज़्यादा है तो क्लोट बन रहा है, एक होता है कि जो क्लोट को तोड़ने के लिए फाइब्रिनोलाइसिस होती है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें कम हो गई हैं जिसकी वजह से अब क्लोट टूट नहीं रहा और वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, या ये, ठीक है, या इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है ना वो ख़राब है। वो इसलिए ख़राब है क्योंकि रेड सेल्स जो है उसके अंदर चेंजेस आ गए हैं। रिलैक्स फॉर्मेशन ये होती है कि आरबीसीज जो है ना वो जो स्मॉल वेजल्स हैं उसके अंदर क्लम्प बना के ना एक एक आरबीसी और ये सारे इस तरह से क्लम्प सब बना लेते हैं। तो बहरहाल जो भी है वेजल ओक्लूड हो गई है। अब माइक्रोवास्कुलर ऑक्लूजन की वजह से होगा क्या, जब आगे को हमारे पास ब्लड नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो हमारे पास ना डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्टेजेस हैं। शुरू में थोड़ी होती है, फिर आहिस्ता 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 ख़राब होती है, एंड पे जाके बिल्कुल बर्न आउट हो जाती है। तो स्टार्ट में क्या होता है कि स्टार्ट में ना हमारे पास छोटे छोटे से ना स्पॉट्स ऐसे एरियाज़ बनते हैं, जैसे इस जगह पे ब्लड नहीं आया तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या है, ये इतना सा पार्ट डेड हो गया, इस जगह पे नहीं आया ये इतना डेड हो गया, इस जगह पे नहीं आया इतना डेड हो गया। ये जो छोटे छोटे से स्पॉट्स बनते हैं ना, जो हम जिसे आप कह सकते हो कि इस्कीमिक, इसकी मैं समझाने के लिए कह रही हूँ कि इस्कीमिया के जो छोटे छोटे से स्पॉट्स बनते हैं, इसे आप कह सकते हो कि कॉटन वूल स्पॉट्स। ऐसा लगता है जैसे रुई परी हुई है, क्यों, क्योंकि वो वाइट एरिया बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड नहीं आ रहा। और ये शुरू में ये बनता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ना जब ये ज़्यादा ही ब्लड ख़राब हो जाता है, रेटिना का बहुत ही ज़्यादा मसला ख़राब हो जाता है कि ब्लड उसको मिलना ही बंद हो गया, तो तब हम कहते हैं IRMA बन गया है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, शुरू में ये बनेंगे, दरमियान में कहीं जाके ये बनेंगे कि इंट्रा रेटिनल माइक्रोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटी,
कि हमारे जो रेटिना के अंदर वाले जो वेजल्स है वो अब नॉर्मल हो गई हैं, ठीक है, शंट्स वगैरह बन गया और रेटिना को सही तरह से ब्लड नहीं जा रहा। अब जब ये भी मसला हो गया ना, इसके बाद क्या होगा, जब हमारे पास रेटिना को कहीं पे भी ब्लड नहीं मिलेगा तो देखिए हमारी बॉडी कंपनसेशन करती है। जब एक जगह पे ब्लड नहीं जा रहा तो वो क्या करेगी, हमारी बॉडी कहती है कि अच्छा ब्लड नहीं है, वो ना फिर वास्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, विजिफ। ये क्या करते हैं, ये जो वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं ना, नई वेजल बनाते हैं कि शायद ना रेटिना को ब्लड नहीं मिल रहा, चलो मैं नई नई वेजल्स बनाता हूँ ताकि उसको ज़्यादा ज़्यादा ब्लड मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ वेजल्स जो है ये नई वेजल्स बना देते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यू वेस्कुलराइजेशन कर देते हैं रेटिना की। लेकिन ये ब्लड अभी भी इनफ नहीं है कि वो रेटिना को ब्लड सप्लाई कर सके, और उल्टा नुकसान ये होता है कि जो नई वेजल बनती हैं सही नहीं बनती, इनकी दीवारें बड़ी कमज़ोर होती हैं और ये लीक होती रहती हैं, और ये ब्लड जो है वो आपके विट्रस के अंदर भेजती रहती हैं, और इतना ज़्यादा ब्लड भी हो सकता है कि आपके एंटीरियर चैम्बर तक जो है वो न्यूवास्कुलराइजेशन हो जाए, आपकी आइरिस की न्यूवास्कुलराइजेशन हो जाए। अच्छा, ये मैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ड्रॉ करने की कोशिश की है कि ये आपका आईबॉल का स्ट्रक्चर है, ये सिलियरी बॉडी है आपकी, सिलियरी बॉडी के साथ सस्पेंसरी जो न्यूज़ है वो निकल रहे हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये लेंस है दरमियान में, और इधर सिलियरी बॉडी है, ठीक है। उसके बाद ये आइरिस है, ठीक है, और ये, ठीक है। अब जो इतना होता है ना, इसे आप बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर, ठीक है, और जो आपका उससे पीछे होता है ना, इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। हम जो मसला पढ़ रहे हैं ना रेटिना का पोस्टीरियर चैम्बर का है, ठीक है। ये हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं आईबॉल की। सबसे पहले वाली इधर क्या होती है, ये हमारे पास स्क्लेरा है, दरमियान वाली कोरोइड है, और अंदर वाली रेटिना है, और इधर विट्रस पड़ा हुआ है जो कि जेली लाइक मटेरियल है, ठीक है। और यहाँ सिलरी बॉडी से एक्वोसीमर बन रहा है, ठीक है। ये पीछे जो है ना, अब ये एंटीरियर चैम्बर के भी आगे 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो ये आइरिस तक है ये एंटीरियर सेगमेंट है, जो से पीछे है, आइरिस से पीछे सिलरी बॉडी तक वो पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक है। तो इसमें भी आगे हम कहते हैं कि ये 2 होते हैं। तो ये पूरा जो है वो आईबॉल का स्ट्रक्चर होता है। सिलरी बॉडी से एक्वोसीमर बन के इधर आ रहा होता है, ये प्यूपिल है, प्यूपिल से निकल के इधर जा रहा होता है। तो बेसिकली होता ये है कि पहले तो मसला पीछे वाला होता है कि पीछे न्यूवास्कुलराइजेशन हो रही है, रेटिना ख़राब हो गया, उससे बिल्कुल ब्लड नहीं मिल रहा, वेजल्स ख़राब, और फिर उसके बाद क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आइरिस पे भी न्यूवास्कुलराइजेशन हो जाती है। ये बिल्कुल स्टेजेस हैं, एंड वाले स्टेज में जाके आइरिस पे न्यूवास्कुलराइजेशन होती है, बिल्कुल एंड वाली स्टेज में जाके। अच्छा, तो ये चीज़ें आपने देख ली कि बेसिकली 2 चीज़ें हो रही हैं पैथोजेनेसिस में, या तो माइक्रोवास्कुलर लीकेज हो रही है कि लीक करके ब्लड वहाँ पे आ रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, रेटिनल एडिमा होता है, या एक्सुडेट बनते हैं, या रेटिना का हेमरेज होता है, ठीक है। हेमरेज तो ज़ाहिर आरबी से बाहर आ रहा है तो हेमरेज, प्रोटीन बाहर आ रही है तो एक्सुडेट पानी बाहर आ रहा है तो एडिमा। और दूसरी चीज़ आपने पढ़ी कि कैपिलरी की ओक्लियन हो रही है, तो छोटे छोटे स्पॉट्स बने, कॉटन वूल स्पॉट्स, नहीं सही किया मसला IRM में, नहीं सही किया मसला न्यूवास्कुलराइजेशन बन जाएगी। अच्छा, अब दूसरा क्या मैकेनिज़्म, अब वो आगे बताते हैं कि VN लॉस का मैकेनिज़्म क्या है बेसिकली। अब VN लॉस जो है ना वो उसका मैकेनिज़्म ये है कि हमारे पास जो रेटिना होता है ना, रेटिना पे, अच्छा मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, बेसिकली इधर से ऑप्टिक नर्व निकल के जा रही होती है, ठीक है। रेटिना की जो लेयर्स है ना वो मिल के फाइबर्स बनाते हैं, जो एक्सोन्स है वो मिल के ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। तो ये जो स्पॉट होता है ना, ऑप्टिक नर्व जहाँ से निकल के जा रही होती है, इसे बोलते हैं हम यहाँ से कि ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है, रेटिना के अंदर, ठीक है। इसके पास जो परा हुआ होता है ना, यहाँ पे करके एक पॉइंट होगा जिसे हम बोलेंगे मैक्यूला जो है, ये मैक्यूला है ना अगर, तो इसके सेंटर वाले पॉइंट को फोविया बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क जो है आपकी, ये वो स्पॉट है जहाँ पे आपको नज़र नहीं आता, ठीक है, कि यहाँ पे रेटिना और ये एरिया थोड़ा डेफिशिएंट होता है, और मैक्यूला वो स्पॉट है जहाँ पे VL एक्विटी बड़ी अच्छी होती है और इसका सेंटर फोविया होता है। अगर यहाँ पे मसला आ जाए ना मैक्यूला का, एंड पे जाके जो है ना वो डायबिटिक मैक्यूलोपैथी हम पढ़ेंगे, तो फिर जो है बड़ा मसला होता है, VN लॉस हो जाता है। तो या तो आपके पास मैक्यूला जो है वो इतना एडीमा हो गया कि मैक्यूला तक एडीमा पहुंच गया, एक्सुडेट हेमरेज है, या कैपिलरी ओक्लियन जो है उसने मैक्यूला का इस्कीमिया कर दिया। मैक्यूला वो पार्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, या इस्कीमिया जो है जो हमने किया था उसकी वजह से न्यू वेजल बनना, यानी कि रेटिना ख़राब हुआ था तो एक हिस्सा मर गया, उसने कहा ओए, उसने शोर में जाना शुरू कर दिया कि रेटिना सारा ख़राब हो जाएगा, प्लीज़ मैं ब्लड की वजह से मरा हूँ, तुम लोग एहतजाज करो। वो एहतजाज करते हैं, जब एहतजाज करते हैं तो वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं। इन शॉर्ट उन वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से नई वेजल्स बनाई जाती हैं, लेकिन ये लोग बहुत चालाक हैं, इन्होंने अच्छी वेजल्स नहीं बनाई और वो न्यू वेस्कुलराइजेशन से और मसला होता है। बहरहाल ये जो न्यू वेजल आती हैं ख़राब होती हैं, ये विट्रस के अंदर और हेमरेज करना शुरू कर देती हैं, और रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकती है, मैं आपको आगे बताऊंगी ये कैसे होती है, और ग्लोकोमा भी हो सकता है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे होता है। अभी के लिए हम चलते हैं, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।